कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है ननंद का पाप भाभी के सर जड़ दिया क्यों। प्लेन में बैठते ही सचिन तो लैपटॉप में मूवी देखने में मस्त हो गया और विशाखा खो गई अपने अतीत के गलियारों में, जहां वो और उसकी सबसे अच्छी सहेली तपस्या थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करती थी। दोनों स्कूल से कॉलेज हमेशा ही साथ रही। स्कूल और कॉलेज में दोनों की दोस्ती एक मिसाल थी। तपस्या हमेशा से ही एक कुशल छात्रा रही थी। साधारण नैन नक्श होने के बावजूद उसके चेहरे और बोलचाल के तरीके में जो आकर्षण था वो किसी को भी दीवाना बना देता था। और इस आकर्षण से मेरे भैया भी कहाँ बच पाए थे। वो मन ही मन तपस्या को चाहने लगे थे, परंतु इजहार नहीं कर पा रहे थे। जब मन की बात उन्होंने मेरे समक्ष रखी तो मैं तो खुशी से झूम उठी, क्योंकि मैं खुद भी तपस्या को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। पर मैंने अपने भैया की मदद करने से मना कर दिया और कहा, अपने प्यार का इजहार आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या से इस तरह की बात करने का अंजाम मैं बखूबी जानती थी। एक लंबा सा भाषण प्यार के खिलाफ और कैरियर पर ध्यान देने पर नुपेश ने अपने प्यार का इजहार खुद ही करने का फैसला किया और उसे कुछ दिन बाद मौका भी मिल गया, जब मैंने उसे आकर कहा कि मुझे और तपस्या को कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि तपस्या के कंप्यूटर में ना तो इंटरनेट है ना ही उसे समझ आता है। फिर रविवार को जब नुपेश की छुट्टी थी तो हम दोनों उसके पास आ गई अपना प्रोजेक्ट बनाने। काफ़ी समझाने के बाद भी जब तपस्या ठीक से नहीं समझ पा रही थी तो नुपेश ने उसे डांट दिया। डांट से तपस्या एकदम सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। डरी और सहमी सी तपस्या बहुत ही मासूम लग रही थी। उसे देखकर नुपेश खुद पर काबू ही नहीं कर पाया और विशाखा से बोला, मैं कंप्यूटर इंजीनियर और तेरी भाभी तो कंप्यूटर का बेसिक भी सही से नहीं कर पा रही। इतना सुनते ही तपस्या उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी और नुपेश ने तपस्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि तुम ही विशाखा की भाभी बनोगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तपस्या बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वह रुकी नहीं। फिर मैंने भैया से कहा, उसे मनाना इतना आसान नहीं। अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो उसके पापा को मनाओ। फिर क्या था, नुपेश ने पहले अपनी मम्मी पापा को मनाया और फिर शाम को पहुंच गए सब तपस्या के घर उसके पापा से उसका हाथ मांगने। और यूं मुझे अपने कमरे में देखकर तपस्या ने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए। तू कब आई? सुबह तेरे भाई को क्या हुआ था? क्या तुझे पता था वो मुझसे इस तरह बात करने वाले हैं? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सांस तो ले ले, एक एक करके पूछ ले, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तभी तपस्या की मम्मी अंदर आती है और तपस्या से कहती है, जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आ जाओ। और विशाखा को कहती है, आओ तुम मेरी थोड़ी मदद करो। पर माँ, इसे कहाँ ले जा रही हो? मुझे इससे बात करनी है। तपस्या ने कहा, तैयार होकर बाहर आ जाओ, वहीं कर लेना, कहते हुए माँ और विशाखा बाहर चली गई। तपस्या को कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है और माँ माँ करते हुए ऐसे ही बाहर आ गई। बाहर आते ही विशाखा के परिवार वालों को देखकर एकदम चौंक गई और अंदर लौट आई। बाहर से सबके हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी, पर तपस्या तो अंदर बहुत ही घबराई हुई थी। बहुत देर तक जब तपस्या बाहर नहीं आई तो मैं खुद ही उसे लेने अंदर चली गई। जैसे ही मैं तपस्या के कमरे में आई, तपस्या ने मेरी बाजू कस के पकड़ ली और कहा, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तू बाहर क्यों गई? मुझे जवाब चाहिए। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है, अब जल्दी बाहर आ जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरे सवालों के जवाब भैया देंगे, कहते हुए उसे बाहर ले आई। हल्के पीले रंग का सूट, कमर तक झूलती लंबी चोटी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। तपस्या ने अंदर आते ही विशाखा के मम्मी पापा को नमस्ते की, परंतु भाई की तरफ देखा तक नहीं। विशाखा की मम्मी लक्ष्मी जी ने तपस्या को अपने पास बैठा लिया, जहां तपस्या ने अभी तक नुपेश की तरफ देखा तक नहीं था। दूसरी तरफ नुपेश की नजरें तपस्या से हट ही नहीं रही थी। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे और विशाखा के पापा को तो हमेशा से ही तपस्या जैसी बहू चाहिए थी, और अब तो तुम ही मेरे घर की मेरी बहू बनकर आ रही हो। अपनी खुशी तो मैं शब्दों से बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। आज दिन में जब मैं खाने पर बुलाने के लिए नुपेश के कमरे में गई तो देखा दोनों भाई बहन बहुत गंभीर होकर कोई बात कर रहे हैं। पूछने पर विशाखा ने कहा, भाई को एक लड़की पसंद है
और सोच रहा है आपको और पापा को कैसे बताएं। मैंने लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि वो तपस्या है। तपस्या का नाम सुनते ही मैंने एकदम हाँ कर दी। तब नुपेश ने कहा, आपकी हाँ करने से क्या होगा, जब तपस्या के मन में क्या है पता ही नहीं। तो बस आ गए तपस्या के मन की बात जानने। अब जब आप सबने हाँ ही कर दिया है तो बस तपस्या अपने मन की बात बता दे तो आगे बात बढ़ाई जाए। तभी विशाखा ने कहा, आप सब तो तैयार हैं, सभी की हाँ है, पर तपस्या को उसके मन की बात भैया को ही बताने दो। इन दोनों को आपस में बात करने का मौका दो। इन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। तभी सबकी सहमति से दोनों को दूसरे कमरे में भेज दिया बात करने के लिए। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए भैया ने कहा, मैं तो ना जाने कब से तुम्हारा दीवाना हूँ, खुद भी भूल चुका हूँ, और आज यह मेरे फेवरेट रंग का सूट पहनकर क्यों मुझे और दीवाना कर रही हो। तपस्या ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हम तो उनके दर पर उनसे अपने लिए जिंदगी मांगने आए थे, पर वो तो हमारे ही कत्ल के इरादे किए बैठे हैं। भैया ने कहा तो तपस्या एकदम बोली, अच्छा तो इंजीनियर साहब शायरी भी करते हैं। आपको देखकर बस ऐसे ही कुछ कह दिया। खैर वो छोड़िए, यह बताइए मिस अग्रवाल, क्या आप मिसेज नुपेश गर्ग बनना चाहोगी। तपस्या बिना कुछ बोले आंखों से जवाब देकर बाहर आ गई। दोनों परिवारों की रजामंदी से जल्द ही तपस्या मेरे घर मेरी भाभी बनकर आ गई। शादी की अगली सुबह जब तपस्या अपने कमरे से बाहर आई तो सब उसे देखते ही रह गए। सुर्ख लाल भरी हुई मांग, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, लाल सूट और लाल ही चूड़ा पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। तपस्या, क्या भैया जिम से आ गई। मेरे ऐसा पूछते ही तपस्या के कुछ भी कहने से पहले बुआ जी ने मुझे डांटते हुए कहा, माना तपस्या तुम्हारी दोस्त है, लेकिन नुपेश तुमसे 5 साल बड़ा है, इसलिए आसे से भाभी कहना। बुआ जी बोली, बेटा अगर भाभी को शुरू से ही मान सम्मान और प्यार दोगे तो यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। बुआ जी की बात सुनते ही मैंने दोनों बाहें तपस्या के गले में डालकर कहा, प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं, है ना भाभी जान। और हम दोनों हंसने लगे। तभी तपस्या की नज़र सामने जिम से आते हुए भैया पर पड़ी और वो चुप हो गई। भैया ने पास आकर तपस्या के कान में धीरे से कहा, यह प्यार और हक मुझे कब मिलेगा। इतना सुनते ही तपस्या तो शर्मा गई और भैया अपने कमरे में चले गए। तभी मौसी जी बोल पड़ी, सबके सामने कानों में बातें कर रहा है, जा बेटा अंदर जाके आराम से बात करा। और सभी लोग हंसने लगे। दिन में मौका पाते ही तपस्या को अकेला देखकर मैंने उसे कहा, सुबह जो भैया तेरे कान में कह रहे थे मैंने सब सुन लिया था, बता मेरे भाई को उसके हिस्से का प्यार और उसका अधिकार दिया क्यों नहीं। वो बोली, अभी एक ही दिन तो हुआ है मुझे इस घर में आए हुए, सब्र कर, उन्हें उनके सारे हक मिल जाएंगे, कहकर अपने कमरे में चली गई। इसी तरह समय खुशी से बीत रहा था। तभी एक दिन भैया ने बताया कि उनका प्रमोशन और ट्रांसफर मुंबई हो गया है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है। मैं और तपस्या एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे, तो भैया के कहने पर मैं भी उनके साथ मुंबई आ गई और MBA में एडमिशन ले लिया। मुंबई आकर भैया ऑफिस जाते, तपस्या घर संभालती और मैं कॉलेज में जाती। कॉलेज में मेरी मुलाकात अरविंद से हुई, जहाँ एक तरफ भैया और भाभी का प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्यार ने मुझे और अरविंद को अपने रंग में पूरी तरह से रंग लिया था। जब तपस्या को अरविंद के बारे में मैंने बताया तो उसने मुझे समझाया, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। पर यह दिल कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। तपस्या हमेशा मुझे समझाती, अपनी मर्यादा में रहना, अपने परिवार की इज्जत पर कोई आंच मत आने देना। लेकिन मुझ पर और अरविंद पर प्यार का ऐसा जादू चला कि कुछ भी पता नहीं चला कब हम एक दूसरे के दिल में रहते रहते शारीरिक संपर्क में आ गए। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि अरविंद का कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। उसने मुझे तो अपने परिवार से मिला दिया था और आज वो अपनी माँ को लेकर मेरे घर आने वाला था। पर मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। मेरे घर आने से पहले ही अरविंद का एक्सीडेंट हो गया। जिंदगी को खुलकर जीने वाला, हमेशा जीत की राह रखने वाला आज मौत से हार गया और मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैं भी अपनी जिंदगी खत्म करके अरविंद के पास जाना चाहती थी, पर जिसके पास तपस्या जैसा दोस्त है उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तपस्या ने मुझे संभाल लिया। अभी तो मैं अरविंद की मौत के सदमे से पूरी तरह बाहर भी नहीं आ पाई थी कि मुझ पर एक पहाड़ और टूट पड़ा। अरविंद खुद यह दुनिया छोड़कर जा चुका था।
पर उसके प्यार का रंग मेरी कोख में था। मैं और तपस्या दोनों डरे हुए थे, अब क्या होगा। घर वाले तो हमको कभी माफ नहीं करेंगे। तभी तपस्या उठी, उसने मेरे और अपने आंसू पोंछे और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी किस्मत मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज थी। शायद डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। 12 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ गिराना संभव नहीं था। मैं और तपस्या घर आ गए। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी भैया घर वापस आ गए और उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए यूएसए जाना है 6 महीने के लिए, पर वो परिवार को साथ नहीं ले जा सकते। तभी तपस्या ने कहा, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, दो खुशखबरी एक साथ आई है। 2 खुशखबरी? दूसरी क्या है? भैया ने चौंक कर पूछा। तो तपस्या ने उनसे कहा, आपका प्रमोशन होने वाला है, आप पापा बनने वाले हैं। तपस्या की बात सुनकर भैया ने उसे प्यार से गले लगा लिया। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर तपस्या ने रोक दिया। तपस्या के माँ बनने की खबर सुनकर भैया ने यूएसए जाने से मना कर दिया, तो तपस्या ने उन्हें जाने के लिए मना लिया। अगली सुबह जब भैया ऑफिस गए तो मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है, तुम क्या करने वाली हो, मुझे भी बताओ। उसने कहा, मुझे जो सही लगा मैंने वो ही किया और आगे भी जो सही लगेगा वही करूँगी। तू बस मेरा साथ देना और जल्दी से तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाकर तपस्या ने अपनी बातों से उन्हें भी मना लिया हमारा साथ देने के लिए। शाम को जब भैया उसे लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है गर्भ धारण करें, डिलीवरी 8 महीने से पहले नहीं होने वाली। डॉक्टर के आश्वासन और तपस्या के वादा करने पर मेरे पेपर होते ही हम दोनों जोधपुर मम्मी पापा के पास चले जाएंगे। भैया यूएसए चले गए, अब बस घर पर हम दोनों थे। मम्मी हमारे पास आना तो चाहती थी, लेकिन दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आ नहीं पा रही थी। भैया को गए 4 महीने हो गए थे। घर वालों ने भी हम पर जोधपुर आने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल रहे थे। अब लगने लगा कोई बहाना काम नहीं आएगा, तो तपस्या ने रोते हुए मम्मी को फोन करके बताया कि आज वो बाथरूम में गिर गई है, जिससे उसे थोड़ी चोट लगी है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है और यात्रा के लिए बिल्कुल मना किया है। मम्मी ने उसे वहां रहकर आराम करने की सलाह दी और मुझे उसका ध्यान रखने की हिदायतें। किसी तरह 2 महीने और बीत गए। अब तपस्या के पापा और मेरी दादी के स्वास्थ्य में सुधार था, इसलिए दोनों मम्मी मुंबई आने वाली थी। उनके हिसाब से तो यह तपस्या का 7वां महीना था और 7वें महीने उसकी गोद भराई होनी थी। भैया के आने में भी सिर्फ 1 ही हफ्ता बचा था। गोद भराई का कार्यक्रम भैया के आने के बाद का ही रखा गया। मैं बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होगा, अब तो सबको सच पता ही चल जाएगा। तपस्या ने मुझे हिम्मत बंधाई और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर से मेरी डिलीवरी आज ही कराने को कहा। सारी तैयारी हो गई, मुझे एडमिट करा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसने मुझे मम्मी का फ़ोन मिला कर दिया और कहा, मैं मम्मी को बोलूं कि डॉक्टर के पास जाते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया, भाभी की डिलीवरी अभी करवानी पड़ रही है और मेरे पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से प्लास्टर चढ़ेगा, इसलिए आप लोग जल्दी आ जाओ। मैंने वैसा ही किया। 2 घंटे बाद हमारे पास एक प्यारी सी गुड़िया थी। तपस्या ने डॉक्टर से कहकर मेरे पैर में प्लास्टर भी करवा दिया, क्योंकि उसे पता था मुझे आराम की ज़रूरत है, पर वो मुझे नहीं उसे मिलेगा, क्योंकि माँ वो बनी है, मैं नहीं। हम लोग जल्दी से घर आ गए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सच का घर वालों को भनक भी लगे। रात को हम अस्पताल से घर आए और अगली ही सुबह मेरे और तपस्या के मम्मी पापा दादी को लेकर हमारे पास आ गए। सब गुड़िया को देखकर बहुत खुश थे। मेरी इतनी बड़ी गलती को छुपाकर तपस्या ने मेरी बेटी को अपना लिया था, साथ ही मुझे सबकी नज़रों में महान बना दिया, यह कहकर कि विशाखा ने उसका बहुत ध्यान रखा पर अपने साथ लापरवाही करी, जिस वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पर हकीकत में महान मैं नहीं, वो थी जिसने मेरी नाजायज बेटी को अपनाकर उसे सबका प्यार दिलाया, साथ ही मुझे घर वालों और दुनिया की नज़रों से बचा लिया। बेटी को जन्म भले ही मैंने दिया, पर माँ वो बनी थी। आज मेरी भाभी ने मेरी बेटी को ही नहीं अपनाया था, मुझे भी सम्मान के साथ जीने का हक दिया था। आज से वो मेरी भाभी से भाभी माँ हो गई थी। अरे विशाखा कहाँ खोई हुई हो, प्लेन लैंड हो गया है। सचिन के उठाने पर विशाखा वर्तमान में आई और दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए। सामने तपस्या और नुपेश उनका इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही तपस्या और विशाखा एक दूसरे से कस के गले मिली
और गाड़ी में बैठकर ढेर सारी बातें करने लगी। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, क्योंकि आज तन्वी की मेहंदी की रस्म जो थी। विशाखा और सचिन को देखकर अमित ने उन दोनों के पैर छुए। तनु ने सचिन को नमस्ते की, पर विशाखा से बात नहीं की। तभी तपस्या ने कहा, तेरी बेटी तुझसे नाराज है, मना ले। विशाखा ने तनु का हाथ पकड़कर पास बैठाया और पूछा, मेरी बेटी मुझसे नाराज क्यों है? नाराज ना हूं तो क्या करूं? मेरी शादी में आपको कम से कम 1 महीना पहले आना चाहिए था, और आप 1 दिन पहले आ रहे हो। तभी विशाखा बोली, तुझे तो पता है ना बेटा, तेरे भाइयों के पेपर और फूफा जी की काम की वजह से जल्दी नहीं आ पाई, पर अब मैं तेरे साथ चलूंगी तेरे ससुराल, वहां रहूंगी तेरे साथ 1 महीना। विशाखा की बात सुनकर सब हंसने लगे और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज गया। मेहमानों की भीड़ और शादी की तैयारियों के बीच तपस्या और विशाखा को अकेले में बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। रात को मेहंदी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से निमट गया। जब सब सोने जाने लगे तो सचिन ने तपस्या से कहा, भाभी आप दोनों ने आज भी सबके सोने के बाद रात भर जाकर बात करनी होगी ना? तपस्या बोली, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सहेलियां बैठकर रात भर बातें करेंगे। चल विशाखा, तू कॉफी बनाकर छत पर ला, तब तक मैं बिस्तर लगाती हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे और कॉफी पियेंगे। तभी तनु एक ट्रे में 2 कॉफी लाई और तपस्या को देते हुए बोली, यह लो माँ, आप दोनों की कॉफी, आप लोग जाइए और आराम से बातें कीजिए। वो दोनों कॉफी लेकर ऊपर आ गई। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। नन्ही सी तनु मेरी गोद में खेला करती, और आज देख बिना कहे भी सब समझ जाती है। कल तो शादी करके विदा भी हो जाएगी। कहते कहते तपस्या की आंखें भर आई। तभी विशाखा ने कहा, तेरी बेटी बिल्कुल तेरी तरह समझदार है। मेरी नहीं, हमारी बेटी, तपस्या ने कहा। विशाखा, मुझसे ज्यादा वो तेरी बेटी है। तपस्या, हाँ यह सच है कि वो मेरी बेटी है, पर एक सच यह भी है, तूने उसे जन्म दिया है और कल तू और सचिन जी ही तनु का कन्यादान करना। विशाखा, तू पागल है क्या? तपस्या, तू चिंता मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी। जो बात तेरे और मेरे बीच की है वो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। विशाखा, हाँ मुझे पता है, तू सब संभाल लेगी। तूने पहले भी सब बहुत अच्छी तरह से संभाला है। याद है जब भैया वापस आए थे और उन्होंने नन्ही सी गुड़िया को पहली बार गोद में लिया था और कहा था, तपस्या ये तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है, तपस्या और नुपेश की तनु। तो तूने कहा था, आपकी और मेरे प्यार की निशानी अगर इस दुनिया में है तो सिर्फ विशाखा की वजह से, वरना उस एक्सीडेंट के बाद तो मुझे लगा था मैं और हमारा बच्चा अब नहीं बचेगा। अगर यह हिम्मत और समझदारी ना दिखाती तो मुझे उसी वक्त अस्पताल ना लेकर जाती तो ना जाने क्या होता। इसलिए आपकी और मेरी नहीं, आपकी, मेरी और विशाखा की बेटी है तपस्या, नुपेश और विशाखा की तन्वी। तूने कितनी आसानी से एक के बाद एक झूठ बोलकर मुझे किसी की नज़रों से गिरने नहीं दिया, साथ ही कितना महान बना दिया सबकी नज़रों में मुझे। नाज है तुझ पर मेरी भाभी माँ। तपस्या, जिस झूठ से किसी का कुछ अच्छा होता है वो झूठ बुरा नहीं होता, और देख मेरे इस झूठ से मुझे कितनी प्यारी बेटी मिल गई। विशाखा, मैं तो 1 महीने की तनु को छोड़कर मम्मी पापा के साथ जोधपुर आ गई थी। तुम दोनों ने तनु को संभाला। दादी के जाने के बाद से लेकर मेरी शादी सचिन से करवाने और पापा के जाने के बाद माँ को संभालने तक तूने हर जिम्मेदारी कितनी अच्छे से निभाई। तनु से जुड़े हर फैसले में मुझे शामिल किया। उसका पहला स्कूल चुनने से लेकर उसके लिए लड़का चुनने तक मेरी राय ली। पर अब बस कन्यादान तू और भैया ही करेंगे। तभी भैया छत पर आते हैं और कहते हैं, बाकी की बातें तुम दोनों कल करना। विशाखा भी थकी हुई होगी और तुम्हें भी कल बहुत सारे काम करने हैं। विशाखा, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। कहकर हम तीनों नीचे आ गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा तपस्या पहले से ही उठी हुई थी और कामों में लगी हुई थी। सारा दिन काम करती, मेहमानों का ख्याल रखती, शादी के सारे इंतजाम देखती। बारात के स्वागत से लेकर तनु के कन्यादान तक तपस्या ने सभी कार्य बड़ी कुशलता से पूरे किए। लेकिन तनु की विदाई पर वो हिम्मत हार गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। आज अपनी दोस्त की हिम्मत और निश्चल प्यार देखकर मैं एक बार फिर उसके आगे नतमस्तक हो गई।